वहीं पे एक दूसरे टाइप की फार्मिंग आती है जो होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है यार कि ये फार्मिंग इसलिए की जाती है ताकि बहुत ढेर सारा प्रॉफिट, बहुत ढेर सारा पैसा जो है वो कमाया जा सके इस फार्मिंग के थ्रू। ये हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है इंडिया के अंदर। जैसे कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र के मैंगोज अल्फोंसो वगैरह है ना, बहुत ज्यादा डिमांड में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन सबके आम, वेस्ट बंगाल में भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम एक बेहद मनोरंजक इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर और जिसका नाम है ढन ढन एग्रीकल्चर। और बच्चों, एग्रीकल्चर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के इतने ज्यादा लोग जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है वो कैसे अपना गुजारा करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही में क्रॉपिंग सीजन्स को हम लोग देखेंगे, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। साथ ही में हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसपे इतने ज्यादा लोग अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं, कौन कौन से खतरों से ये एग्रीकल्चर सेक्टर गुजर के जा रहा है, खतरों का खिलाड़ी बन चुका है बिल्कुल। और हाँ, इन खतरों से निपटने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस, क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोगों ने लिए हैं, एवरीथिंग अबाउट दैट वी आर गोना बी टॉकिंग इन दिस क्लास राइट हियर राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, तो ध्यान से आपकी नजरें जो हैं बिल्कुल मैम पर होनी चाहिए और चैप्टर पर होनी चाहिए और ध्यान से सुनना भी है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान से सुनना है बच्चों और ये चैप्टर काफी ज्यादा ही आसान होने वाला है। तो चलिए फटाफट से चालू कर लेते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। लेकिन चैप्टर को चालू करने से पहले बच्चों मैं एक बड़ी ही सिंपल सी चीज आप लोगों को बताने जा रही हूं, वो ये है कि हम सभी को ये बात पता होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी बात है कि एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है ना कि जिसको लोग परफॉर्म करके पैसा कमाते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी फॉल करती है हमारे प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें लोग काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके और पैसा कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दैट एक्टिविटी दैट फॉल्स इन द प्राइमरी सेक्टर। दिक्कत यह है बच्चों कि हमारे देश के अंदर मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करते हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब ऑब्वियसली यार हम भी चाहते हैं कि जब इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा भी प्रोडक्शन होनी चाहिए, बट वो हो नहीं पा रही है। सो डेफिनेटली दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, हमें जिसमें देखना पड़ेगा ध्यान से, क्या क्या सोल्यूशंस हमें चाहिए वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वही बात की जाती है। तो जैसे अगर मैं आपको बात करूं बड़ी बेसिक सी, देखिए इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों बोर्ड अपने आप चलने लग गया है। 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या की 2/3 जो जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही एंगेज्ड है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, हम लोग मैक्सिमम जो खाना खाते हैं, सारा खाना मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर से ही उगता है, बनता है। फूड ग्रेन्स के अलावा, अनाज के अलावा एग्रीकल्चर के थ्रू रॉ मटेरियल को भी प्रोड्यूस करा जाता है, जो कि हमारी बाकी इंडस्ट्रीज की प्रोसेसिंग में काम आता है। जैसे कि कॉटन प्रोड्यूस होता है थ्रू एग्रीकल्चर, है ना, जूट प्रोड्यूस होती है थ्रू एग्रीकल्चर, और ये सारा रॉ मटेरियल बनता है फॉर द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो चलिए, ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई। अब जरा फटाफट से बच्चों हम सबसे पहले हमारे टॉपिक पर आ जाएंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती बाड़ी के अलग अलग प्रकार। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, देखो हम देखते हैं कि ओवर द इयर्स कल्टीवेशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड। ऑब्वियसली बात है यार कि पहले के टाइम में ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना तो इतनी मॉडर्नाइजेशन थी एग्रीकल्चर के अंदर। सो जाहिर सी बात है कि समय के साथ साथ जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं, जो क्रॉप्स को उगाने के तरीके हैं, वो तो बदले ही हैं, ठीक है। तो दैट इज तो डेफिनेटली समथिंग वी नो। तो इट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली। फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से आसपास की प्रकृति बदली है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी में, तकनीकों में परिवर्तन आया है, और साथ ही में सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी चेंज आया है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं उनमें भी बदलाव आया है, जिसकी वजह से हम लोग कल्टीवेशन मेथड्स में चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ना बात होती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। आप लोगों को जो एक चीज याद रखनी है कि 2 तरीके से फार्मिंग की जाती है। जब आप खेती कर रहे हो ना, तो आपका पर्पस या तो ये हो सकता है कि आपको उस खेती से सिर्फ आप वो खेती इसलिए कर रहे हो कि आप अपने गुजारे लायक क्रॉप्स को उगाना चाहते हो, सबसिस्टेंस के लिए उगाना चाहते हो, अपने जीवन यापन के लिए उगाना चाहते हो, आपका कोई इतना प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है।
तो वो होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि मैं अपने जीवन यापन के लिए खेती कर रही हूं, ठीक है, कि मेरे जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल हो सके। वहीं पे एक दूसरे टाइप की फार्मिंग आती है जो होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है यार कि ये फार्मिंग इसलिए की जाती है ताकि बहुत ढेर सारा प्रॉफिट, बहुत ढेर सारा पैसा जो है वो कमाया जा सके इस फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। सो देयर आर टू मोटिव्स टू डू फार्मिंग। वन मोटिव इज सबसिस्टेंस, जीवन यापन के लिए। द सेकेंड मोटिव इज कमर्शियल, यानी कि हम लोग पैसा कमाने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। अब यहां पर सबसिस्टेंस के अंदर भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। वन इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द अदर वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चे, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब है जो पुराने तौर तरीके यूज करके करी जाती है जीवन यापन के लिए। इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां पे बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत एक प्रेशर है ऑन द लैंड, एंड दैट इज वाई उन सबके लिए जो है वी नीड क्रॉप्स फॉर दैट। सो हमें एक थोड़ा मैसिव प्रोडक्शन करनी पड़ती है। बट कमर्शियल फार्मिंग तो सभी को पता है यार कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रही है। बहुत ज्यादा मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, हर चीज को धमाक धैया करके यूज कर देंगे और फिर जो है हम फार्मिंग कर लेंगे और बहुत सारी प्रोडक्शन हम कर लेंगे और उसके बाद उसको बेचकर पैसा भी हम लोग कमा लेंगे। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। फटाफट से बच्चों एक एक करके सारे फार्मिंग टाइप्स को फटाफट से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। मेजर पॉइंट्स जो हैं उसको हम लोग करेंगे हाईलाइट और मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट डज इट मीन। सबसे पहली चीज तो नाम में ही देख लो, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, पुराने तौर तरीकों से जो फार्मिंग की जा रही है। सबसिस्टेंस यानी कि जीवन यापन के लिए की जा रही है। पुराने तौर तरीकों से जीवन यापन के लिए जो खेती की जा रही है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों, पुराने तौर तरीके हैं, याद रखना, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। छोटे जमीन के टुकड़ों पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स के साथ की जाती है। पुराने टूल्स जैसे कि ये सब जो पुराने टूल्स हैं, डिगिंग स्टिक्स, खोदने वाली स्टिक्स जो होती हैं, हो, दाव, ठीक है, उन सब से की जाती है। और लेबर क्या है, लेबर बाहर से कोई नहीं मंगाई जाती। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उस पे पुराने टूल्स यूज कर रहे हो, मेहनत लगेगी, घर वालों को ही रख लोगे काम पर, तो फैमिली या कम्युनिटी लेबर, आस पड़ोस के लोग होंगे या फिर परिवार के ही लोग होंगे और उन्हीं को लेबर बना के काम कर लिया जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। बच्चों, साथ ही में यहाँ पर ना कोई भी आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, हर चीज नेचुरली की जाएगी। मतलब इरिगेट करना है अपने फील्ड को तो ऐसा नहीं है कि हम इरिगेशन मेथड्स का यूज करेंगे, हम लोग डिपेंड करेंगे ऑन द इंद्रदेव कि भाई बारिश करवा दीजिए। तो ये जो फार्मिंग है ये मॉनसून पर डिपेंडेंट रहती है कि मॉनसून आएगा, बरसात आएगी तो हमारे फील्ड को पानी मिल जाएगा। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो असल में कितनी उपजाऊ है उस पर निर्भर करेगा। साथ ही में सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, बाकी जो आसपास की प्रकृति है वहां पे एक सूटेबल एनवायरमेंट है आपके क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बस उस पर ये चीजें डिपेंड करेंगी। तो देख लीजिए, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, वहां पे पुराने जो टूल्स हैं उनका आप इस्तेमाल करके फार्मिंग कर रहे हो, अपनी फैमिली या कम्युनिटी लेबर की मदद ले रहे हो, मॉनसून पर निर्भर हो इरिगेशन के लिए, और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है उन पर आप निर्भर हो, नेचुरल फर्टिलिटी, नेचुरल चीजों पे आप निर्भर हो, ठीक है। तो दिस इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बच्चों, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो इस टाइप की फार्मिंग में हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोग ना एक पीस ऑफ लैंड पर जाते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत पेड़ पौधे ऑलरेडी उगे हुए हैं, फॉरेस्ट एरिया है सपोज, यहां पर जाके क्या करेंगे वो स्लैश यानी कि काट देंगे इसको, ये सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों इनको जला दिया जाएगा। तो जैसे ये पहले काट दिए, फिर उसके बाद इसको जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ कि जितने भी पेड़ पौधे को जलाया गया है उससे राख निकली है, ऐश निकली है, फिर उस ऐश को मिट्टी में, सॉइल में मिक्स कर दिया जाएगा ताकि वो सॉइल और ज्यादा फर्टाइल बन जाए। अब जब वो सॉइल फर्टाइल बन जाएगा तो फिर वहां पे खेती की जाएगी। तो स्लैश एंड बर्न कर दिया आपने। पर मैम फिर इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों बोला जाता है? तो बच्चों इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए बोला जाता है कि सपोज मैंने ये पूरी प्रक्रिया दोहराई, यहाँ पर मैंने खेती करनी चालू करी, फिर थोड़े टाइम में ये जो सॉइल है ना इसकी फर्टिलिटी कम होती रहेगी, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खोता जाएगा, और जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खोता जाएगा तो इट विल बिकम इनएडिक्वेट फॉर फार्मिंग। थोड़े टाइम के बाद ये जो है सूटेबल नहीं रहेगा फार्मिंग के लिए। तो इसलिए मैं फिर इस पैच ऑफ लैंड को छोड़कर फिर से एक नए पैच ऑफ लैंड पे मूव करूंगी, शिफ्ट करूंगी टू अ न्यू पैच ऑफ लैंड, ताकि थोड़े टाइम तक ये खाली रहे
और ये अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले, और फिर मैं एक नए पैच ऑफ लैंड पे जाऊंगी, नए पैच ऑफ लैंड में मैं फिर सेम प्रोसीजर दोहराऊंगी, फिर उसको छोड़ के कहीं और जाऊंगी। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसलिए बोला जाता है, और स्लैश एंड बर्न तो समझ ही आ गया क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम सही में स्लैश एंड बर्न ही कर रहे हैं। ऑल राइट, तो इसके नाम याद रखिएगा बच्चों, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नेचर जो है वो नेचुरली सॉइल फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करता रहता है इस प्रोसेस के थ्रू। अब अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, कुछ कुछ नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। अभी अभी आपने देखा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, बट यस इट इज नोन बाय रीजनल नेम्स। इंडिया के अंदर भी रीजनल अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्लस फॉरेन में भी अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है झुमिंग। बच्चों इसको झुमिंग बोलते हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर। मणिपुर के अंदर इसको पामलऊ के नाम से जाना जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ की, वहां पे इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी के साथ बेवाड़ और दहिया इसको मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पोडू पेंडा इसको आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, पामा दाबी, कोमान, ब्रिंगा इसको ओडिशा में बोला जाता है, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वालरे वॉल्टर साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील हिमालयन बेल्ट में, कुरुवा झारखंड में, झुमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो गए जो इंडिया में अलग अलग जगहों पर इस एग्रीकल्चर को आप दे रहे हो, बट फॉरेन के अंदर भी बच्चों वहां पर भी तो प्रैक्टिस किया जाता है। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में कोनोकू, ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट, सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स दैट आर गिवन टू दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे हम आते हैं, एक और सबसिस्टेंस फार्मिंग आ गई है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। नाम में ही इंटेंस भरा हुआ है। क्यों है ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस? हो तो जीवन यापन के लिए ही रही है, पर इसमें इतनी इंटेंस बात क्या है बच्चों? चलो देखो, क्योंकि ये उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई, बहुत ज्यादा जनसंख्या रह रही है, सबके पेट भरने हैं भाई, तो उन रीजन्स के अंदर ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, अगर आप प्रिमिटिव मेथड्स का यूज करोगे ना तो फिर आप खेती नहीं कर सकते, फिर आप किसी का पेट वेट नहीं भर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटेंस तो होना पड़ेगा। हम लोग इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे लेबर इस फार्मिंग में काम करेंगे। साथ ही में कैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, क्योंकि देखो लोग ज्यादा हैं, सबके पेट भरने हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हाउ विल यू डू मोर प्रोडक्शन? हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज। तो यहाँ पर हम इरिगेशन मेथड्स को यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग बायोकेमिकल इनपुट्स को भी यूज करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन को अचीव कर सके। ऑल राइट, फिर आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है। Higher doses of modern inputs like high yielding variety HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides all are used in order to obtain higher productivity. अब यार जब मैं एक किसान हूं और अगर मेरा मोटिव ही ये है कि मुझे इस क्रॉप को उगाकर इससे बहुत सारा पैसा कमाना है, सो मेरा फोकस क्या रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा उस क्रॉप को उगा सकूं ताकि मैं उसको बेच सकूं और उससे बहुत सारा पैसा मैं कमा सकूं। राइट, अब क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो मैं सारे केमिकल फर्टिलाइजर सब डाल दूंगी भाई। फर्टिलाइजर डालूंगी, इंसेक्टिसाइड्स डालूंगी, पेस्टिसाइड्स डालूंगी ताकि कल को कोई क्रॉप फेलियर ना हो जाए, कोई कीड़े मकोड़े ना लग जाए मेरे क्रॉप्स को। साथ ही में HYV सीड्स, बच्चों HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। HYV सीड्स ये प्रॉमिस करते हैं कि जैसे आपकी नॉर्मल प्रोडक्टिविटी में क्या हो रहा है कि आपका एक क्रॉप पे से 2 ग्रेन्स उग रही हैं, बट अगर आप वही चीज HYV सीड्स को यूज करके उगाओगे तो ज्यादा जो है आपको एक ही क्रॉप पे ज्यादा, हम बोल सकते हैं, अनाज मिलेगा। ठीक है, तो इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्शन। Now, the degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. बहुत ही बढ़िया बात है, कमर्शलाइजेशन की डिग्री वेरी करती है। बच्चों जैसे कि चावल है, चावल एक क्रॉप है, तो ओडिशा के अंदर ना चावल को सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह उगाया जाता है, जीवन यापन के लिए उगाया जाता है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ईट राइस ओवर देयर।
ठीक है। बट वही चीज अगर चावल की मैं बात करूं, पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में, वहां पर उसको एक कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है, ठीक है। तो कहीं पर कोई क्रॉप हो सकता है कि वो एक कमर्शियल क्रॉप हो और कहीं पर वो क्रॉप सबसिस्टेंस क्रॉप हो। सो डिग्री जो है कमर्शलाइजेशन की वो वेरी कर सकती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आगे देखिए, एक और टाइप का कमर्शियल एग्रीकल्चर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बच्चों प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? जब आप एक बहुत बड़े फील्ड में सिर्फ एक ही क्रॉप की खेती करते हो तो वो होती है प्लांटेशन। जैसे चाय की प्लांटेशन होती है, कॉफी की प्लांटेशन होती है, बनाना की प्लांटेशन होती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बाग हैं और वहां पे एक ही क्रॉप की खेती हो रही है। सिंगल क्रॉप को जब एक लार्ज एरिया में ग्रो करा जाता है तो वो प्लांटेशन होती है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को कवर करा जाता है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को यूज करा जाता है, मतलब बहुत सारा पैसा लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर की मदद ली जाती है, यानी कि लेबर को दूर दराज के एरिया से बुलाया जाता है प्लांटेशन में काम करने के लिए। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहां पे जैसे चाय की खेती होती है। अब चाय की खेती के लिए यूपी बिहार से बहुत सारी लेबर को माइग्रेट करके बुलाया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। All the produce is used as a raw material in the respective industries। और जो भी सामान बनेगा, जैसे चाय की पत्तियां हैं, है ना, वो चाय की पत्तियों को चाय की इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस टी। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल एंड कॉफी इन कर्नाटका आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशंस। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। साथ ही में अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मार्केट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। और जितना ज्यादा बढ़िया एक हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होगा जो कि आपके एग्रीकल्चरल फील्ड को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर रहा है और मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, उतना ही बढ़िया रहेगा भाई, उतना ही बढ़िया हमारा एग्रीकल्चर रहेगा, प्लांटेशन सिस्टम रहेगा, ताकि फील्ड से फटाफट से वो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री तक पहुंच जाए, इंडस्ट्री से फटाफट से वो रॉ मटेरियल जो है मार्केट्स तक पहुंच जाए। ऑलराइट, सो दैट विल ऑब्वियसली like help in the development of the plantation agriculture. I hope this thing is very very clear to you। तो बच्चों यहां तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर हमने देखा कि फार्मिंग दो हम बोल सकते हैं मोटिव्स के लिए की जाती है। एक मोटिव होता है सबसिस्टेंस का मोटिव, यानी कि जहां पर आप सिर्फ जीवन यापन के लिए फार्मिंग को कर रहे हो। दूसरा मोटिव होता है कमर्शियल मोटिव, जहां पर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए फार्मिंग को कर रहे हो। सबसिस्टेंस मोटिव में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस है जो पुराने तरीके, तौर तरीके, फैमिली लेबर, स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, पुराने टूल्स, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होकर होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस है जहां पर पॉपुलेशन प्रेशर हाई है, बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन मेथड्स को यूज के की जाती है। फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है जहां पर हम लोग हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, HYV सब कुछ डाल दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को हम लोग ऑब्टेन कर सके और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। उसी का एक टाइप है प्लांटेशन, जहां पे एक बहुत बड़े लैंड एरिया में एक ही सिंगल क्रॉप को उगाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस प्लांटेशन फील्ड से इंडस्ट्री और मार्केट तक का कनेक्शन बढ़िया हो, स्मूथ हो। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे आ जाते हैं और यहां पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। ऑलराइट, हाँ जी, तो यहां पर बच्चों अब ना ये क्रॉपिंग सीजन की बात कर रहे हैं। क्रॉपिंग सीजन है ये, आपके वो नॉर्मल समर, विंटर, मॉनसून वो वाले सीजन्स नहीं है, दीज आर द क्रॉपिंग सीजन्स। अब यार क्रॉपिंग सीजन का मतलब है कि हम जब खेती करते हैं ना तो उस टाइम पे 3 टाइप के सीजन्स होते हैं और हर क्रॉप किसी ना किसी सीजन के लिए सूटेबल होता है। लाइक जैसे एक खारिफ सीजन है जहां पर मॉनसून के आने से जो चालू होता है और जो ठंड तक रहता है। फिर कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ठंड में उगते हैं, ठीक है, और फिर गर्मी आने तक वो जो है पकते हैं। तो इट्स लाइक दैट। सो हर क्रॉप को उगने के लिए एक अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, एक अलग टाइप का सीजन चाहिए होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्रॉपिंग सीजन्स को बांट रखा है। देयर आर 3 सीजन्स, खारिफ सीजन, राबी सीजन एंड ज़ैद सीजन। कब से कब तक होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। खारिफ सीजन चालू होता है बच्चों, जैसे आप जब बीज बोते हो खारिफ सीजन के अंदर क्रॉप्स के, तो जून जुलाई में तब जब मॉनसून आ रहा होता है, जब बरसातें शुरू हो रही होती है, उस टाइम पे खारिफ सीजन की शुरुआत होती है। और हार्वेस्टिंग पीरियड जो कटाई का टाइम आता है वो होता है सितंबर अक्टूबर में, तो खत्म हो जाता है सितंबर अक्टूबर तक लास्ट। उसके बाद राबी सीजन शुरू होता है अक्टूबर नवंबर से, यानी कि जब ठंड का हम स्वागत कर रहे होते हैं, तो राबी सीजन तब से शुरू होता है और ये लास्ट करता है टिल समर, मार्च अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद ज़ैद सीजन जो है वो आता है मार्च और अप्रैल में और चलता है मई जून तक, फिर आ जाता है फिर से खारिफ सीजन, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं साथ से तुम्हें याद भी कराती जा रही हूँ कि मॉनसून आया
तो खारिफ सीजन आया जून जुलाई में, जून जुलाई से रहा ये सितंबर अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर नवंबर से चालू हुआ राबी सीजन विद द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, और ये रहा मार्च अप्रैल तक। फिर मार्च अप्रैल जब थोड़ा आपके गर्मियों की छुट्टियों का टाइम आता है, देखो मार्च अप्रैल से चालू होके जून तक जा रहा है, तो गर्मियों की छुट्टियां समझ लो ज़ैद सीजन वाली हैं। अब कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है इन सीजन्स में, आपको बच्चों एटलीस्ट 4 या 5 क्रॉप्स तो याद रखने हैं हर सीजन के। खारिफ सीजन के अंदर पैडी यानी कि चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे क्रॉप्स खारिफ सीजन के क्रॉप्स हैं। राबी सीजन के अंदर आता है वीट, आपका गेहूं, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ज़ैद सीजन में आते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया ऐसी चीजें, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो गाय भैंस को चारा चरवाने के काम आते हैं, और शुगर केन यानी कि आपका गन्ना। ओके, तो ये तो सारे क्रॉप्स हो गए। उसके बाद बच्चों इरिगेट कैसे करते हैं हम लोग इन क्रॉप्स को, तो खारिफ सीजन के क्रॉप्स तो यार उगा ही तब रहे हो जब बारिशें आ रही हैं, तो उनके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। राबी सीजन में थोड़ी ठंड है, तो यार उस टाइम पे याद करो थोड़ा सा, आप लोगों को अगर 9th क्लास में याद हो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती थी, फिर वो वाली जो हवाएं उड़कर आती थी और भारत में बारिश कराती थी, तो वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से एक तो हमें यहाँ पर इरिगेशन मिल रहा है और कैनाल जो इरिगेशन सिस्टम होता है वहां से। फिर आता है ज़ैद सीजन। ज़ैद सीजन में हमें जो है इरिगेट करना पड़ रहा है थ्रू आवर प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, जैसे कि हम लोगों ने कोई ट्यूबवेल लगाया तो उससे हम पानी दे रहे हैं क्रॉप्स को, लेक्स हैं, वेल्स हैं, उनका यूज करके हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं। तो ये 3 तो हो गए हमारे क्रॉपिंग सीजन, याद रखिएगा इसको। इस पूरी टेबल में प्रॉपरली बच्चों मैंने सब कुछ लिख रखा है, याद रखना है लेकिन, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे 2 फैक्ट्स बताऊंगी। आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जो स्टेट्स हैं हमारे ईस्ट वाले स्टेट्स जो हैं, यहां पर ना 3 टाइप्स के पैडी क्रॉप्स को उगाया जाता है। 3 टाइप के पैडी क्रॉप यानी कि चावल के 3 अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है एक साल के दौरान, और इसको बोला जाता है औस, अमन और बोरो। तीनों पैडी क्रॉप्स ही हैं, बट साल में 3 अलग अलग टाइप के उगाए जाते हैं, तो औस, अमन, बोरो इनको बोला जाता है, याद रखना। और नेक्स्ट चीज है शुगर केन जो होता है ना आपका गन्ना, जैसे करके ऐसे करके खाते हैं, हाँ, तो शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, एक पूरा साल उसको उगने में लग जाता है। अभी शुगर केन के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट हाँ जी ये याद रखिएगा। अब बच्चों हम आ गए हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए अबाउट द मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स यानी कि बच्चे लोग हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। ऑल राइट, चलिए देखिए, देखो बच्चों कुछ क्रॉप्स है फूड क्रॉप्स जैसे कि ग्रेन्स हो गए, और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो गए, ठीक है। ग्रेन यानी कि अनाज हो गया, और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स का मतलब है जो अनाज के अलावा फूड क्रॉप्स है। फिर आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब है जो आप उगा तो रहे हो बट हाँ खाने के पर्पज से नहीं उगा रहे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा जैसे रबर है, कॉटन है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो वो नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाएगा, उनको आप खाते नहीं हो बट हाँ उगाते जरूर हो। Variety of food, non-food crops are grown in different parts of India depending upon the variations in the soil, climate and the cultivation practices. तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हम लोग भारत में उगाते हैं, और ये डिपेंड करता है बच्चों, अब हर क्रॉप हर जगह पे नहीं उग सकता, डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है, क्या हमारा जो मॉनसून हमें चाहिए या जो बरसात का लेवल चाहिए क्या वो एडिक्वेट है नहीं है, ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या यूज हो रही हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिस पर क्रॉप्स का उगना डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने फर्स्ट मेजर क्रॉप पे जो कि है राइस यानी कि चावल। अब बच्चों आप लोगों ने चावल की खेती देखी होगी, कुछ इस प्रकार चावल की खेती होती है, पानी कैसे तालाब में आपने चावल उगते हुए देखा होगा, ठीक है। देखिए चावल सबसे पहली चीज तो है कौन से टाइप का क्रॉप है ये, ठीक है, तो सारे ऐसे याद करना कौन से टाइप का है ये एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप का मतलब क्या है, जून जुलाई में इसको जो है सो करते होंगे और फिर अक्टूबर नवंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर तक इसका हार्वेस्टिंग पीरियड आ जाता होगा। रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान चाहिए इसको उगने के लिए, ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा चाहिए, विद एन एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन इसको चाहिए, किस क्लाइमेट में ये उगेगा,
हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान, हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी लेवल भी ज्यादा, और एनुअल प्रेसिपिटेशन अबव 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये एक पूरा एक रूम है, सपोज ये रूम एक पूल होता, ठीक है, और मैं कह रही हूँ यहाँ बरसात हो रही, बरसात हो रही, बरसात हो रही, सपोज बरसात हो गई, और फिर मैंने रिकॉर्ड करा कि यार कितनी बरसात हुई है, सो मैं देखती हूँ 50 सेंटीमीटर जितनी बरसात हुई है, पूरा वो पूल भर गया, 50 सेंटीमीटर वहां पे मैं मेजर कर पा रही हूँ कि 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। तो उसी तरीके से रेनफॉल को मेजर करा जाता है कि जैसे पूरे सालों साल जितना भी एरिया है उस हिसाब से, कि अगर वो एरिया एक पूल की तरह होता तो कितना सेंटीमीटर तक वहां पे बरसात आई है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो इसको एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है कितनी, 100 सेंटीमीटर से अबव, जिस भी एरिया में उग रहा है वहां पर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो नंबर 1 पे चाइना आता है चावल की प्रोडक्शन के मामले में, भारत कोई नहीं, बहुत पीछे नहीं है, दूसरे नंबर पर भारत भी आता है। It is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions. तो इसको उगाया जाता है नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत के प्लेन एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहां पर उगाया जाता है, कोस्टल एरिया जो होते हैं बच्चों, जो समुद्री तट के किनारे हैं वहां पर, और जो डेल्टाइक रीजन है, डेल्टाइक रीजन तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमारी एक ऐसे नदी आ रही है और वो नदी जो है ऐसे बट जाती है सी में मिलने से पहले, तो दीज आर द डेल्टाइक रीजन्स। तो इन डेल्टाइक रीजन्स में भी इसको उगाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज, डेल्टाइक रीजन्स। और हम यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, development of dense network of canal irrigation, tube wells possible to grow rice or in those areas also which have less rainfall। बच्चों देखो, चावल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है उगने के लिए, बट उन एरियाज का क्या, अगर कुछ लोग ऐसे भी चावल उगाना चाहें जहां पे ज्यादा बरसात नहीं होती तो वो क्या करेंगे, नहीं उगाएंगे कि चावल, बिल्कुल उगाएंगे, ठीक है। तो जिन एरियाज में रेनफॉल की कमी है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, यहां पर भी चावल उगाना पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द इरिगेशन सिस्टम्स, जैसे एक अच्छा केनाल सिस्टम इरिगेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, और ट्यूबवेल्स इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब चीजों की मदद से इन सब एरियाज में भी चावल की खेती जो है वो पॉसिबल हो चली है। ऑलराइट, तो आपको ना जैसे अभी हम हर क्रॉप पढ़ते जाएंगे तो उसमें ना आपको यही चीज याद रखनी है कि कौन से टाइप का क्रॉप है, क्या क्लाइमेट उसको चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है इंडिया के मामले में, अगर देखा जाए इंडिया कौन से नंबर पे आता है उस क्रॉप की प्रोडक्शन के मामले में, साथ ही में कौन से रीजन्स में या एरियाज में उसको उगाया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको 3-4 हर क्रॉप के लिए याद होने चाहिए, बनाकर रखना है खुद से पॉइंटर्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्रॉप आता है वो आता है वीट, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा फेवरेट है, गेहूं। अब बच्चों देखिए, वीट एक राबी क्रॉप है, वीट एक राबी क्रॉप है, तो किस टाइप का क्रॉप है ये, दिस इज अ राबी क्रॉप, रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो बच्चों उगते टाइम, क्योंकि यार ये राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप को उगाया ही कब जाता है, ऐसे याद रखो ना, राबी क्रॉप को उगाया ही जाता है विद द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन, अक्टूबर नवंबर का टाइम है जब आप उसको बोते हो उसके बीज को, तो ग्रोइंग सीजन तो होगा ही कूल, है ना, तो एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब उसके पकने लगते हैं बीज, तो उस टाइम पर उसको चाहिए ब्राइट सनशाइन। तो यार जब उसका हार्वेस्ट होता है तब सनशाइन तो होती है, तो उसी चीज से याद रखिएगा। साथ ही में 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जो कि ग्रोइंग सीजन के दौरान इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन आर द 2 मेन व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया। अब बच्चों ये मैं ना आपको इंपॉर्टेंट बताती रहूंगी, जिन चीजों पर एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरीके से मार्क करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट को वेरी इंपॉर्टेंट ही समझना। पूछ लिया जाता है कि विच आर द 2 मेन व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया, तो आपको याद रखना है, सबसे पहला है गंगा सतलुज प्लेन, और दूसरा रीजन है हमारा ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन प्लेटू वाला, ये हमारे 2 मेन इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स है इंडिया के अंदर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, पहले तो चावल ही आता है, और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का। तो बच्चों हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है, अगर हम बात करें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सब इलाकों का एक तरीके से एक मेन फूड क्रॉप क्या है, वीट है। यहाँ पे लोग चावल से ज्यादा वीट को कंज्यूम करते हैं। ईस्टर्न पार्ट जो है ना इंडिया का, जैसे बंगाल है, आसाम है, ओडिशा है, वहां पर चावल ज्यादा कंज्यूम करा जाता है, बट यहाँ पे वीट ज्यादा कंज्यूम की जाती है। फिर आता है तीसरा मेजर क्रॉप जो कि है मिलेट्स।
बच्चों मिलेट्स क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, जो आपके बहुत कोर्स क्रॉप्स है, जो काफी ऐसे जो मोटा अनाज होता है ना, वो है मिलेट्स। ठीक है, अब देखिए काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है इनमें। तो ज्वार, बाजरा, रागी 3 ऐसे इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जिनको इंडिया में उगाया जाता है। कोर्स ग्रेन्स की तरीके से इनको जाना जाता है क्योंकि बहुत खुरदुरी से मोटा मोटा अनाज होता है। वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार बाजरे की रोटी खाओ, वो कितनी न्यूट्रिशियस है ना। जो लोग जिम जाते हैं वो भी ये सब मल्टीग्रेन और वो सब चीजें खाते हैं, तो इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट मेजर क्रॉप आता है मेज, विच इज द 4th मेजर क्रॉप, यानी कि बच्चों आपका भुट्टा। अब देखो बारिशों में, हाँ इमेजिन करो यार, बहुत तेज बारिश हो रही है और घर पे तुम्हारे बनती है चाय, और चाय के साथ साथ तुम खाते हो भुट्टा, मतलब दिन बन गया है ना, सुनते ही दिन बन गया है। तो इट्स लाइक दैट। तो मेज इज लाइक दैट। सो मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड अ फॉडर क्रॉप. It is a kharif crop that requires a temperature between 21 to 27 degrees Celsius, grows well in old alluvial soil. तो यार मेज एक ऐसा क्रॉप है जिसको एक फूड और फॉडर दोनों के तरीके इस्तेमाल करा जाता है, मतलब लोग भी खाते हैं और भेड़ बकरियों को चारा चरवाने के भी काम आती है। खारिफ क्रॉप है, तो टाइप आपको पता चल गया, खारिफ क्रॉप है। क्या इसको क्लाइमेट चाहिए? 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए, और ओल्ड एलुवियल सॉइल में मेज उगता है। अब आप लोग बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखकर बताएंगे कि ओल्ड एलुवियल सॉइल का नाम क्या था। हमने ये चीज, हमारा जो चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर पढ़ी है। एलुवियल सॉइल, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, एक न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल का नाम क्या था? फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, मैंने बता रखा है। चलो, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, वहां पे मेज को राबी सीजन में भी उगाया जाता है। अब ये आ गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो यार। वैसे तो हमारा जो मेज है, जो भुट्टा है, ठीक है, ये खारिफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में इसको राबी सीजन में उगा देते हैं। वाह कमाल है। चलो बहुत बढ़िया। मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये जो सारी नई नई तकनीकें हैं, इन सब ने ही हमारी मेज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा है। साथ ही में हम लोग देखते हैं मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन कौन से भारत के राज्य हैं जहां पे मेज की प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है। तो साउथ का कर्नाटक, नॉर्थ का उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये कुछ मेजर मेज प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइप, क्लाइमेट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्या क्या चाहिए इसकी प्रोडक्शन में और कहां कहां पर उगता है। इस तरीके से आपको ना हर मेजर क्रॉप को याद करना है। हमारा फिर एक और मेजर क्रॉप यहां पर आ गया है बच्चों, दैट इज पल्सेस। पल्सेस ये वाली नहीं, पल्स चेक करनी है नहीं, पल्सेस यानी कि बच्चों हमारी दालें, जिनसे तुम लोग दूर भागते हो, मम्मी आज खाने में आपने दाल बना दी, हम नहीं खाएंगे, है ना। अब बच्चों दालें जो है ना, वैसे बड़ी मेरे को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, मैं क्या ही यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, तो मेरे को भी ज्यादा दालें तो पसंद नहीं है। बट यार देखो, इंडिया की अगर बात करें ना, तो दाद देनी पड़ेगी कि इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का। दुनिया में कहीं और इतना ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं होता और ना ही इतना ज्यादा कंजम्पशन होता है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि यार इंडियंस जो है ना, मैक्सिमम ऑफ द इंडियंस आर वेजिटेरियंस, और वेजिटेरियन डाइट में जो पल्सेस हैं वो एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अच्छी लगे ना अच्छी लगे यार, इस चीज से तो तुम भी इनकार नहीं कर सकते कि दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। तो वही बात है कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं वेजिटेरियन डाइट का मेजर, इंडिया के अंदर ही क्या मतलब वेजिटेरियन डाइट में एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का काम करते हैं पल्सेस। मेजर पल्सेस जो इंडिया में उगाए जाते हैं, कौन कौन सी दालें उगाई जाती है? तूर की दाल जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस यानी कि मटर, ग्राम आपके छोले, तो ये सारी दालें जो हैं उगाई जाती हैं। पल्सेस को कम मॉइस्चर चाहिए और ये सूखे कंडीशंस में भी उग जाती हैं, ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है। कह रही है हम ज्यादा डिमांडिंग में नहीं है और तुम हमें खाते भी नहीं हो, दूर भागते हो भाई। चलो कोई नहीं। Being leguminous crops, these crops except अरहर help in restoring the soil fertility by fixing the nitrogen from the air. अब यार ये जो पॉइंट है ना, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ना बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना, अभी भी बता रही हूं। यहां पे बोला गया है बच्चों, जो हमारी मैक्सिमम दालें, सारी दालें जो होती हैं मैक्सिमम दालें, दोज आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स।
लेग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब होता है कि ये दालों को अगर आप कहीं पर लगाओगे तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, जिससे कि जो सॉइल होता है जिसपे दालों की खेती की जाएगी उस सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बना देती हैं, और ज्यादा उपजाऊ बना देती हैं, ठीक है। बट लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सॉइल को फर्टिलिटी ऐड करती है, बट यार एक ऐसी दाल है जो नहीं करती है, और वो एक एक्सेप्शन है, वो दाल है अरहर की दाल। अरहर की दाल लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, लेकिन अरहर के अलावा बाकी जितनी भी दालें हैं वो सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, और वो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करती हैं। इसी वजह से इनको मोस्टली रोटेशन में उगाया जाता है। मतलब कि आपका, अगर आप एक फार्मर हो, आपको पता है कि यार दालें जो है ना मेरी सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करेंगी, तो पहले मैंने एक क्रॉप उगाया, फिर जब मैंने उस क्रॉप की फसल कटाई वटाई सब हो गई, फिर बच्चों मैंने दालें उगा दी थोड़े टाइम के लिए कि यार एटलीस्ट मेरी सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी दालों के उगाने से। थोड़े टाइम के लिए दालें उगाई, फिर से मैंने कोई दूसरा क्रॉप उगा दिया। तो रोटेशन में ग्रो की जाती है, वन आफ्टर अनदर। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो एक तरीके से हमारा सेंट्रल इंडिया की जो बेल्ट है, नदन, नॉर्थ वेस्टर्न, है ना, और साउथ में भी कर्नाटका के अंदर भी ग्रो किए जा रहे हैं। ऑल राइट, अब आते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि अनाज के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं। अब यार सिर्फ अनाज ही थोड़ी खाते हैं हम लोग, उसके अलावा अभी तक आपने 5 मेजर फूड क्रॉप्स पढ़े हैं जो कि ग्रेन्स थे, जो कि अनाज था। चावल है, गेहूं है, हमारा वीट है, वीट के साथ साथ हमारी दालें हैं, दालें के साथ साथ हमारे मिलेट्स हैं, उसी के साथ साथ मेज है। तो ये 5 तो हमने पढ़ लिए। अब इसके अलावा बच्चों और भी तो खाने की चीजें हम उगाते हैं। एक उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शुगर केन, जिसका अभी अभी हमने एक फैक्ट भी पढ़ा था कि शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। पूरा 1 साल लग जाता है इसकी खेती में। देखिए, ये एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। मतलब कि बच्चों, जैसे ये इंडिया बोल रही हूं बच्चों, जैसे कि हमारा अर्थ है, और अर्थ के अंदर ये एक ट्रॉपिकल जोन है और ये सब ट्रॉपिकल जोन है। तो इट्स लाइक सूटेबल फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन एज वेल, दोनों में ही उग जाता है शुगर केन। हाँ, गलती माफ करना है। चलो, इंडिया बार बार जुबान पे इंडिया ही रहता है, इंडिया। ओके, ग्रोज वेल इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, थोड़ी ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, और 21 से 27 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में अच्छा ग्रो करता है। एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए होती है 75 to 100 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसी के साथ साथ बच्चों हम लोग देखते हैं कि इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शुगर केन के बारे में देखिए। इरिगेशन चाहिए उन जगहों पे जहां पे बरसात कम है, क्योंकि यार बारिश तो इसको चाहिए। तो जहां बरसात इतनी नहीं आती, जहां पे क्रॉप्स को इतना, मतलब शुगर केन क्रॉप को इतना इरिगेशन नहीं मिलेगा, वहां पे अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। साथ ही में अलग अलग बहुत सारे सॉइल पे उग जाती है, लेकिन इसको मैनुअल लेबर चाहिए। तो यार जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, सोइंग, बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक, पूरे स्टेज में इसको मैनुअल लेबर का काम हर स्टेज पे इसको चाहिए ही चाहिए। डिमांडिंग है थोड़ी। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन की आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील नंबर 1 पे आता है, इंडिया नंबर 2 पे आती है। उसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं मेन सोर्स है ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खंडसारी एंड मोलासिस। तो यार देखो, गन्ना ही है जिससे आप चीनी भी बनाते हो, गन्ना ही है जिससे गुड़ भी बनता है, गुड़ आप सभी को पता है। साथ ही में खांड सारी जो देसी चीनी होती है वो भी गन्ने से ही बनाई जाती है। और जो मोलासिस होते हैं, मोलासिस एक डार्क कलर का, ब्राउनिश कलर का लिक्विड होता है। तो शुगर केन से पहले मोलासिस बनता है, वो लिक्विडी फॉर्म, और उसके बाद शुगर बनती है। तो इट्स लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्रिएटेड फ्रॉम शुगर केन ओनली। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इन सभी जगहों में शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रूप से की जाती है। चलिए जी, अब फटाफट से बच्चों आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम बात कर लेंगे ऑयल सीड्स के बारे में, यानी कि ऐसे बीज जो कि हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ऑयल सीड्स, राइट, नाम से पता चल रहा है हम लोगों को। तो 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2018। तो 2018 के डेटा के हिसाब से बच्चों ग्राउंडनट की प्रोडक्शन में, अब ग्राउंडनट क्या होता है? ग्राउंडनट होती है मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। तो नंबर 1 पे चाइना जो था वो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस कर रहा था, और इंडिया नंबर 2 पे आ रहा था। और वहीं पर जो रेपसीड है, रेपसीड की प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन 2018। और फर्स्ट 2 कौन थे? फर्स्ट 2 थे कनाडा और चाइना, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे इंडिया आ रहा था।
मेन ऑयल सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसको हम तिल बोलते हैं, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स हैं, कॉटन सीड्स है, लिन सीड है, सनफ्लावर है। तो ये बहुत सारे सीड्स जो है बच्चों बेसिकली इंडिया में हम उगाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। मैक्सिमम ये जो सीड्स होते हैं इनको आप कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो, ये एडिबल हैं और इनको हम खाना बनाने के लिए, कुकिंग मीडियम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनको हम एक कच्चे सामग्री की तरह, एक रॉ मटेरियल की तरह सोप बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में और ऑइंटमेंट्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है, तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है ऑयल सीड्स में वो ग्राउंडनट पे किया गया है, तो ग्राउंडनट की बात को ध्यान रखना। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है एंड accounts for about half of the major oil seeds that are produced in the country। यार इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑयल सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो आधे ऑयल सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना वो ग्राउंडनट ही है। ठीक है, सो हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड्स अकाउंट्स फॉर ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज दैट पर्टिकुलर ऑयल सीड। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा गुजरात में हो रही थी प्रोडक्शन ग्राउंडनट की, फिर जो है राजस्थान और तमिलनाडु आ रहे थे 2019-20 में। लिनसीड और मस्टर्ड सीड्स ये राबी क्रॉप्स हैं। सेसमम एक खारिफ क्रॉप है जो कि नॉर्थ में उगाया जाता है और राबी क्रॉप एक साउथ इंडिया में। अब ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिनसीड और मस्टर्ड सीड्स जो है, मस्टर्ड सीड्स होते हैं सरसों के, ठीक है, तो ये दोनों तो राबी क्रॉप्स हैं। लेकिन जो सेसमम है यानी कि जो तिल है, तिल जो है बच्चों वो एक खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और वहीं पे तिल को एक राबी क्रॉप की तरह उगाया जाता है साउथ इंडिया में। ठीक है, राबी सीजन में उगाया जाता है। उसके बाद कैस्टर सीड्स जो होते हैं जिससे कैस्टर ऑयल बनाया जाता है, ये राबी और खारिफ दोनों में ही उगा दिए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑल राइट, चलो तो ये तो ऑयल सीड्स की बात हो गई। अब जरा हम आगे आएंगे और बात करेंगे हमारी सबकी फेवरेट चाय की। पता नहीं सबकी फेवरेट है कि नहीं है, मेरी तो फेवरेट है। एंड कोई भी डिबेट होती है अगर कि डू यू लाइक टी और कॉफी, तो यार देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, चाय जो है ना वो एक आत्मा को सुकून देने वाली चीज है। कॉफी के साथ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। कॉफी ऑब्वियसली मतलब अगर मैं कहीं बाहर जाके पैसे खर्च के कुछ पीना चाहूं तो मैं कॉफी पे पैसा खर्चूंगी, लेकिन चाय जो घर की चाय होती है ना, दी बेस्ट, राइट। ओके, तो यहां पर वही चीज है, तो कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं वो भी बताएंगे। और टी कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। टी कल्टीवेशन बच्चों प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर की शुरुआत में कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर की भी बात करी थी, यानी कि जब एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर एक ही क्रॉप की खेती की जाती है। तो टी कल्टीवेशन भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फॉर्म में की जाती है, जब एक बहुत बड़े फील्ड में सिर्फ चाय ही चाय उगाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो कि इंडिया में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश। टुडे मोस्ट ऑफ द प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। बच्चों हम लोगों को लगता है कि चाय इंडिया में ही इंट्रोड्यूस करी थी, इंडियंस ने ही हर जगह इंट्रोड्यूस करी थी, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करा था, अंग्रेजों ने करा था जब वो शासन करने आए थे। बट यार अब अगर हम देखें ना तो मैक्सिमम जो टी प्लांटेशंस है वो इंडियंस ही ओन करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, पीते हो ना आप इसको, खाते नहीं हो। ठीक है, द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स दैट आर एंडाउड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल्स दैट आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। दे रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो बच्चों यहां पर क्लाइमेट की बात हो रही है जो कि चाय की पत्तियों को उगने के लिए चाहिए होता है। टी प्लांट हमारे जो चाय का क्रॉप है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसी के साथ उसको कौन सा टाइप का सॉइल चाहिए होता है? डीप फर्टाइल सॉइल, काफी फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन, अच्छा खासा पानी उस पर पड़ा होना चाहिए, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उस मिट्टी में, वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए उगते टाइम ऑल थ्रू द ईयर। तो गर्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर टी बुशेस को उगने के लिए। साथ ही में देखिए फ्रीक्वेंट शावर्स, थोड़ी बहुत बरसात, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, कंटिन्यूअस ग्रोथ इंश्योर करते हैं, हमारी टेंडर लीव्स अच्छी अच्छी सी पत्तियां जो हैं चाय की उग पाती हैं। एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी लेबर को काम पे लगना पड़ता है बच्चों चाय की खेती करने के लिए। ठीक है, लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, अबंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, सस्ते में चाहिए और स्किल्ड चाहिए, जिनको ढंग से पता हो कि करना क्या है।
टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और बच्चों इसकी जो प्रोसेसिंग का काम होता है, ऐसा नहीं है कि उसको एक दूर इंडस्ट्री में भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए, ताकि वो चाय जो है फ्रेश बने, तो उसको जो है उसी फील्ड में ही, हम देखते हैं टी गार्डन में ही उसको प्रोसेस कर लिया जाता है। साथ ही में मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें जहां पे मेनली चाय की खेती होती है, वो है आसाम, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सबके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। लेकिन यार आप लोगों को पता होना चाहिए, दार्जिलिंग, आसाम तो ऐसी जगहें हैं जिनका नाम सुनते ही चाय की पत्तियों की याद आनी चाहिए तुम लोगों को, तो ये तो पता ही होना चाहिए। वेस्ट बंगाल भी साथ ही में पड़ता है, तो वहां पर भी होती है, साउथ में तमिलनाडु और केरला में। तो ये अगर तुम मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को याद कर लोगे, दैट इज इनफ। ठीक है, उसी के साथ 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, यहां पे भी सेकंड लार्जेस्ट बन के रह गया, चाइना फर्स्ट नंबर ले गया। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। चलिए आ जाइए, फिर बात करते हैं बच्चों कॉफी की। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अराबिका वेराइटी इनिशियली जो है इट वाज ब्रॉट फ्रॉम येमेन, इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। तो इंडिया की जो कॉफी है वो पूरे वर्ल्ड में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अराबिका वेराइटी की जो कॉफी थी बच्चों, ये इनिशियली लाई गई थी किसके द्वारा, ये इनिशियली येमेन से आई थी और वो हमारे देश में प्रोड्यूस होती है। ये वेराइटी भी वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिमांड में है। इसकी सबसे पहले जो खेती है अराबिका वेराइटी की, उसको इंट्रोड्यूस करा गया था बाबा बुदान हिल्स में, जो कि साउथ में है। एंड इवन टुडे, आज भी बच्चों हम लोग देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन वहीं पर ही कन्फाइंड है कॉफी की। तो कॉफी को कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में करा जाता है कॉफी कल्टीवेशन की। ये 3 जगहें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आज भी वहीं पे ही कन्फाइंड है। नाइस, गुड, ज्यादा जगहें हमें याद नहीं करनी पड़ेंगी। चलिए अब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बच्चों हम मान सकते हैं कि चाइना जो है हर जगह पे बाजी मार रहा है, यहां पर भी चाइना ने बाजी मार ली और फल और सब्जियां उगाने में भी चाइना नंबर 1 पे आ रहा है, इंडिया नंबर 2 पे आ रहा है। कोई बात नहीं, ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट में जो है हमारे फ्रूट्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि बच्चों इंडिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में पड़ता है, दैट इज वाई। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र के मैंगोज, अल्फोंसो वगैरह है ना, बहुत ज्यादा डिमांड में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन सबके आम, वेस्ट बंगाल में भी। फिर ऑरेंजेस जो हैं, ऑरेंजेस, संतरे, नागपुर चेरापूंजी के बहुत ज्यादा फेमस है। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार का। पाइनएप्पल मेघालय के। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे ये जो फल हैं, जो कि इन सारी जगहों की स्पेशलिटी है, जैसे लोकल एरियाज की स्पेशलिटी है कि भाई महाराष्ट्र के आम, नागपुर के संतरे, हमारे एप्पल्स जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के, राइट, आपने सुना होगा बच्चों इन चीजों के बारे में। सो दे आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही में हम देखते क्या है, हम देखते हैं कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो का भी। तो ये सारी सब्जियां भी उगती हैं, जैसे मटर है, गोभी है, प्याज है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, आलू है। तो ये सब भी इंडिया में उगाया जाता है, कल्टीवेट करा जाता है। और अब हम नेक्स्ट आ गए हैं नॉन फूड क्रॉप्स पर बच्चों। अब कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जिनको खाने के लिए नहीं उगाया जाता। तो बच्चों ऐसा सबसे पहला क्रॉप है रबर। रबर को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ना अर्थ का, लाइक दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर रबर की खेती की जाती है। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज एज वेल। तो वैसे तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगा दिया जाता है। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, बरसात चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उगने के लिए। एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। यस बच्चों, तो इंडस्ट्रीज के अंदर रबर को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है एज अ रॉ मटेरियल, तो उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पर इसको ग्रो करा जाता है बेसिकली। साथ ही में अंडमान निकोबार आइलैंड्स और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में भी रबर की खेती हो रही है।
फिर हम बात करते हैं बच्चों फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर क्रॉप का मतलब है जिससे कि आप कपड़ा बना रहे हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे क्रॉप्स है जैसे कि कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है। ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जिनको इंडिया में उगाया जाता है। तो कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, 4 क्रॉप्स जिनको फाइबर क्रॉप्स है जिनको इंडिया में उगाया जाता है और इससे फाइबर बनाया जाता है। पहले 3 जो है कॉटन, जूट और हेम्प, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द सॉइल। अच्छा बच्चों, तो कॉटन, जूट और हेम्प तो आप जो है नॉर्मल खेती करके उगाते हो, लेकिन जो सिल्क की बात जब आती है तो सिल्क कहां से ऑब्टेन करा जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी। तो जो सिल्क वॉर्म्स हैं मलबेरी पे फीड करते हैं, इनकी रेयरिंग की जाती है और फिर ये अपने कुकून को ऐसे बुनते हैं। तो उसी कुकून से, सिल्क वॉर्म के कुकून से ही सिल्क को डिराइव करा जाता है। और बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेरीकल्चर। व्हाट इज सेरीकल्चर? तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। जब आप सिल्क वॉर्म्स को रेयर कर रहे हो ताकि सिल्क फाइबर प्रोड्यूस कर सको, इस प्रोसेस को सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कॉटन। तो 2017 में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद में। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद पता है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद में, 2017 का डेटा है। और ऐसा माना जाता है कि भारत जो है ओरिजिनल होम है ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि कॉटन की जो कल्टीवेशन है वो इंडिया में ओरिजिनली स्टार्ट की गई थी। कॉटन टेक्सटाइल, अब देखो यार, इट इज बिकॉज इट इज अ फाइबर क्रॉप, इससे कपड़ा बनाया जाता है। तो कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन के जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके लिए मेन रॉ मटेरियल का काम करता है। ये हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया में उगता है इन द डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल एरिया तो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे कॉटन की खेती होती है। इसको उगने के लिए एक हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान चाहिए, कम बरसात चाहिए, कम इरिगेशन चाहिए और 2000 बोल रही हूँ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो यार ये चीज ना याद रखना, लाइक किसी भी क्रॉप के बारे में पूछा जा सकता है कि उसको क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, क्या क्लाइमेट सूटेबल रहता है उसको उगाने के लिए। सो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठंड नहीं होनी चाहिए इन दिनों में और ब्राइट सनशाइन रहनी चाहिए, तभी जो है ये कॉटन क्रॉप उग पाएगा। ऑलराइट, साथ ही में खारिफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको जो है पूरा मेच्योर होने में, यानी कि पूरा जो है ऐसे राइपन अप होने में लगते हैं। साथ ही में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र, देखो डेक्कन वाला रीजन याद रखो, डेक्कन वाला रीजन और जहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कौन से रीजन है वो? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो हमारा जो सेंट्रल इंडिया है और जो साउथ की तरफ हम जा रहे हैं, देखो तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये तो आपका पूरा वो डेक्कन वाला रीजन हो गया। साथ ही में पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी कॉटन उगा लिया गया है। वाह, बहुत बढ़िया, किसी चीज में पीछे नहीं है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्रॉप विच इज जूट। जूट इज ऑल्सो फाइबर क्रॉप और इसको एक गोल्डन फाइबर की तरह जाना जाता है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इट इज गोल्डन इन कलर, है ना, क्योंकि वो गोल्डन है कलर में इसलिए उसको गोल्डन फाइबर की तरह जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल्स आर रेन्यूड एवरी ईयर। बच्चों जहां पर मिट्टी हर साल रेन्यू हो रही है, यानी कि जो रिवर के फ्लड प्लेन्स होते हैं, है ना, जब रिवर है, नॉर्मल रिवर अपने एक रास्ते पे बह रहा है, लेकिन जब रिवर का बहाव तेज होता है, जो आसपास की मिट्टी है ना, आसपास के एरिया तक ही रिवर एक्सटेंड हो जाता है, रिवर अपना कोर्स एक्सपैंड कर लेता है। तो ये जो आसपास का एरिया होता है, यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो रेन्यू होती रहती है। इन फ्लड प्लेन्स में जो सॉइल है वो हर साल रेन्यू होता रहता है एंड यही वो जगहें हैं जहां पे रेन्यू हो रहा है सॉइल, जहां पर हमारा जो है जूट ढंग से उग पाएगा। तो फ्लड प्लेन्स वाला इलाका जहां पे मिट्टी जो है हर साल रेन्यू हो रही है, वहां पर जूट बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। हाई टेम्परेचर इसको अपने ग्रोथ के टाइम पर चाहिए, ज्यादा तापमान भी चाहिए। और कहाँ कहाँ मेजर जो है जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, कहाँ कहाँ पे जूट को उगाया जाता है, कहाँ कहाँ पे जूट की खेती की जाती है, तो जगहें हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और ओडिशा और मेघालय। ठीक है, सो दीज आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द गनी बैग्स,
mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing its market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. अब बच्चों जूट जो है, जूट से आप बोरियां बनाते हो, गनी बैग्स, मैट्स, जो घर पे मैट्स वगैरह लगाते हैं ना, मैट बनाए जाते हैं, रस्सियां, रोप्स बनाई जाती हैं, धागा जो होता है यान वो बनाते हो, कारपेट बनाते हो और बाकी आर्टिफैक्ट्स भी बनाते हो। लेकिन क्योंकि जूट को बनाने में एक तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो जाहिर सी बात है यार बिकेगा भी वो, मतलब बेचोगे भी उसको महंगा, ठीक है। तो क्योंकि उसको बनाने में पैसा ज्यादा लगता है और वो बहुत महंगी चीज है बच्चों, इस वजह से जूट जो है ना अपनी मार्केट को खोता जा रहा है। क्योंकि पीपल, व्हाट डू पीपल वांट, लोगों को चाहिए कि उनको सस्ते में जो चीज मिल जाए वो खरीद लेंगे। अब जूट महंगा है तो लोग जूट को खरीदते नहीं है और इस वजह से जूट अपनी मार्केट खोता जा रहा है टू सिंथेटिक फाइबर्स, स्पेशली द नायलन फैब्रिक। तो नायलन जो है, नायलन जूट की जगह ले रहा है क्योंकि लोगों को नायलन सस्ता पड़ता है, लोग नायलन का सामान खरीद लेते हैं, जूट का खरीदते नहीं क्योंकि जूट महंगा है। जूट की यही दिक्कत है। ऑल राइट, अब यहां पर हमारे जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स हैं चाहे वो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, हर किसी क्रॉप को हमने कर लिया है कवर। और अब बच्चों हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ गए। अभी आखिरी पड़ाव क्या है? ये आखिरी पड़ाव है जो कि बात करेगा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की। हम सभी को पता है बच्चों की एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही है, राइट। सो वी नो दिस थिंग कि जो हमारा एग्रीकल्चर है एज एन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, ठीक है। सो मैक्सिमम पीपल जो है वो इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज बच्चों की एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने ज्यादा लोगों के होने के बावजूद भी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है कि यार जरूरत से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे जो किसान है वो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। पैसा अगर वो लोन भी लेना चाहे तो उनको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, जो उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फिर वो एक डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं, वो उस कर्जे को ही नहीं चुका पाते, फिर किसान जो है किसी काम का नहीं रहता। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी ज्यादा परेशानियों को झेल रहा है और वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसी चीजें सोचनी है जिससे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सकें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, जिसके लिए हमें जरूरत है रिफॉर्म्स की, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव लाने की जरूरत है। और दो टाइप के रिफॉर्म्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, एक है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स यानी कि तकनीकों में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, और साथ ही में है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल चेंज क्या क्या आना चाहिए इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। नाउ लेट्स जस्ट इरेज ऑल दिस और यहाँ पर फटाफट से देखिए नीड क्या है रिफॉर्म की, क्यों रिफॉर्म चाहिए? बदलाव। रिफॉर्म का मतलब क्या है? बदलाव। ये बदलाव क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग वी आर यूजिंग द लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस that has hindered the pace of agricultural development। आप लोग जमीन को, एक ही जमीन को लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हो और उस जमीन में जो चेंजेस की जरूरत है, आपके एग्रीकल्चरल पैटर्न में जो चेंजेस की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, वो बिना किए आप जमीन को यूज करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, रुक गया है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हिंडर का क्या, अच्छा मेरे को पता है यहाँ पे हिंडर्ड द पेस, कुछ बच्चे अभी भी दिमाग में वो लेके चल रहे होंगे मैम हिंडर्ड का क्या मतलब होता है। हिंडर का मतलब है कि आपने बाधा डाल दी, पेस है स्पीड, किस चीज की स्पीड? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जो जिस तेजी से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उसमें आपने बाधा डाल दी क्योंकि आपने कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करे, बेसिकली इसका ये मतलब है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज most of the farmers in large parts of the country still depend upon the monsoon and the natural fertility in order to carry on their agriculture। आज भी कई किसान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो प्राकृतिक तरीके से वो उपजाऊ है या नहीं है, उसी चीज पर निर्भर है, ठीक है।
मॉनसून मॉनसून बरसात आ गई, अरे इंद्रदेव आ गई बरसात, तो ठीक है, नहीं आई तो फिर क्या, फसल खराब। ठीक है, तो नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट है। इरिगेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, चेंजेस नहीं लेकर आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज कर पा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बदलाव क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अभी 60% तो नहीं, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली 50-55% या मैक्सिमम पॉपुलेशन को तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब बच्चों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हम लोग लेकर आए हैं, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आपको यहां पर दिख रहा है, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा। बच्चों कलेक्टिवाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे ये एक किसान है, उसकी एक छोटी सी जमीन है, वो इस जमीन पे खेती करता है, एक किसान इस जमीन पर खेती करता है, ये भी छोटी सी जमीन है, एक इस जमीन पर खेती करता है। ठीक है, अब क्योंकि इनका जो लैंड साइज है जिसपे ये लोग खेती कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, तो ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज नहीं कर पाते। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड। सो यहाँ पे वही बात हो रही है, चाहे मैं कलेक्टिवाइजेशन की बात करूं या फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की बात करूं, इट इज द सेम थिंग कि इन सब फार्मर्स को अपनी जो है लैंड जो है उसको मिला लेना चाहिए, उसको एक ही लैंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, और उस बड़े पीस ऑफ लैंड पर कलेक्टिवली दे शुड प्रोड्यूस। ठीक है, कंसोलिडेट कर लो अपनी होल्डिंग्स को, मिला दो लैंड एरिया को, कलेक्टिवली जो है वहां पे प्रोडक्शन करिए, कोऑपरेट करके प्रोडक्शन करिए, सो उससे जो है आप ज्यादा प्रोड्यूस निकाल सकोगे। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाओगे। तो दिस इज बेसिकली दैट आइडिया। और साथ ही में नेक्स्ट चीज है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। बच्चों जमींदारी सिस्टम होता था जहां पे जमींदारों के पास हद, मतलब कोई हद नहीं है, उनके पास इतनी जमीनें होती थी, एक ही इंसान के पास बहुत जमीनें, जिसकी वजह से सोसाइटी क्रिएट हो गई थी जहां पर सम पीपल हैड अ लॉट ऑफ लैंड रिसोर्सेज हु वर द जमींदार्स एंड व्हाइल द अदर पीपल हु वर लैंडलेस फार्मर्स, उनके पास कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं। तो इसलिए जो है लैंड सीलिंग जैसी चीजों को लगाया गया कि फिक्स कर दिया गया कि आप इतनी ही जमीन आपके पास हो सकती है, आप खरीद सकते हो, इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड ही यू कैन एक्वायर, उससे ज्यादा जमीनें आप नहीं खरीद सकते। तो ये लैंड सीलिंग वगैरह चीजें कर दी गई, रिफॉर्म्स लाए गए। साथ ही में लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। लैंड रिफॉर्म का वही मतलब है कि लैंड सीलिंग वगैरह ये सब चीजें, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना और फिक्स कर देना कि यू कैन ओनली एक्वायर दिस मच ऑफ लैंड, ताकि सभी लोगों को जो है जमीन मिल सके, कुछ ही लोगों तक सीमित ना रहे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन दिस, क्या प्रॉब्लम्स थी, चलिए देखते हैं। The government of India embarked introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and the 1970s. The Green Revolution and the White Revolution were such reforms. अच्छा बच्चों, हमारी ना सरकार जो थी, भारत सरकार, उसने सोचा कि हम एग्रीकल्चरल कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, और उस चीज के लिए वो लोग लेकर आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जैसी चीजें, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस करता था HYV सीड्स पर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ये दावा करते थे कि अगर पहले आपकी फसल उगा रहे हो, उस पे एक क्रॉप पे से 2 अनाज आ रहा है, तो अब जो है ज्यादा आएगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, एक ही क्रॉप पे मतलब ज्यादा ग्रेन्स मिल सकेंगे आपको HYV सीड्स के बाद। लेकिन HYV सीड्स जो थे वो काफी एक्सपेंसिव होते थे, और अगर आपको HYV सीड्स यूज करने हैं तो उसके साथ आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती थी, और हर किसान के पास उतना पैसा होता नहीं था कि वो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीदे और उसको मेंटेन करके रखे। सो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बच्चों, इससे फायदे तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ उन फार्मर्स को फायदे हुए हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाए थे। बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पे थोड़े प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे, सिर्फ वहीं तक इसके फायदे सीमित रहे हैं, बाकी किसानों को इसके फायदे नहीं हो पाए। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी जैसी जो चीज थी, जो कि हमारी ऑपरेशन फ्लड जिसको हम बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज, डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए थी, है ना। सो उसमें भी काफी लिमिटेड बेनिफिट्स जो है हमको देखने को मिले हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्यू सिलेक्टेड एरियाज, तो कुछ ही एरियाज तक जो है डेवलपमेंट सीमित रह जाती है। इसी के साथ साथ 1980s और 90s, 1980 और 90 का जो दशक है, उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब इस टाइम पर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को
इनिशिएट करा गया, चालू करा गया, जहां पर कुछ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों ही इंक्लूड करे गए। सबसे पहला रिफॉर्म आप देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज। अब बच्चों होता क्या है, किसान जो है ना वो काफी रिस्क लेकर खेती करता है, रिस्क लेके क्रॉप प्रोडक्शन करता है। कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा जो है उसकी फसल को खराब कर सकती है, कि कल को बाढ़ आ जाए, कल को हो सकता है सूखा पड़ जाए, कल को कोई साइक्लोन आ जाए, आग लग जाए, फसल खराब हो जाए, या कोई डिसीज फैल जाए, पेस्ट अटैक हो जाए क्रॉप पर, तो उससे फसल खराब हो सकती है। अब ऐसी चीजें किसी ने जानबूझ के तो करी नहीं, बट अगर किसी किसान की फसल के साथ ऐसा होता है तो उसको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से बच्चों ऐसी किसी भी आपदा के लिए क्रॉप इंश्योरेंस को प्रोवाइड करा गया। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोविजन लाई गई कि आपको एक इंश्योरेंस मिल रही है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपको कुछ ना कुछ मनी वापस मिल जाएगा, इतना भारी आपके साथ इतना भारी जो है नुकसान नहीं होगा। तो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी ऐसी किसी भी आपदा के अगेंस्ट। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, साथ ही में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां पे बहुत सारे लोग पूल इन करके पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी से लोन मिल जाता है लोगों को। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया गया, बैंक्स प्रोवाइड करे गए, ताकि बच्चों हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, उनको इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और वो जो है लोन ऑब्टेन कर सके कम ब्याज पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सके, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है वो कम हो सके और वो लोन आराम से चुका सके। नेक्स्ट चीज है किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी एक तरीके से बच्चों जो लोन लेने की फैसिलिटी है फार्मर्स को सस्ते में देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बनाया गया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही में स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, जिससे फार्मर्स को और ज्यादा नॉलेज मिल सके कि कैसा वेदर रहने वाला है अगर वो किसी क्रॉप की खेती कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शंस क्या हैं, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स उनको नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ों के बारे में बताने के लिए, एग्रीकल्चरल रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, उनकी नॉलेज को और एक्सपैंड करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये सारी चीज़ें की गई ताकि बच्चों जो हमारे फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर अगर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो उससे उनको फायदा हो, नुकसान ना हो। इंश्योरेंस प्रोवाइड करके, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करके उनको जो है एक तरीके से इंश्योर करा जा रहा है कि आपको हम नुकसान नहीं करवाना चाहते, प्लस हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर को और आगे लेकर जाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की फैसिलिटी भी है, आप सभी को पता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, जहां पर वो बोलती है कि हम इतने दाम में आपका जो क्रॉप है उसको तो खरीद ही लेंगे। कि जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि यार मैं आपसे जो है ना 1 किलो चावल 40 रुपए में खरीदूंगा, वॉट एवर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि 40 रुपए में मैं आपसे खरीदूंगा, तो फार्मर के पास इतनी गारंटी है कि अगर उसको मार्केट में एक अच्छा दाम नहीं मिलता है अपनी फसल के लिए, तो एटलीस्ट वो गवर्नमेंट को बेचकर पैसा, जो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी बनता है उसकी फसल का, वो तो ले ही सकते हैं। तो एमएसपी इंट्रोड्यूस करा गया गवर्नमेंट द्वारा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो लास्ट चीज आती है यहाँ पर, वो एक कहानी है बच्चों, भूदान और ग्रामदान। भूदान यानी कि जमीन का दान, ग्रामदान यानी कि गांव का दान। कैसे हुआ है जमीन और गांव का दान, चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर करा है महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को। स्पिरिचुअल हायर का मतलब है कि जो महात्मा गांधी की टीचिंग्स हैं उनको विनोबा भावे आगे लेकर जाएंगे और फैलाएंगे। तो विनोबा भावे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज। तो महात्मा गांधी जी की जो मूवमेंट थी सत्याग्रह की, कि सच जो है इट विल ऑलवेज प्रिवेल, द ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, उस मूवमेंट में भी इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के सबसे आगे जो है हिस्सा लिया है। साथ ही में ये ही वाज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। और बच्चों हमारे जो विनोबा भावे हैं वो गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, उसमें भी काफी विश्वास रखते थे, जहां पर वो ये मानते थे कि छोटे से छोटे लेवल पर भी आजादी मिलनी चाहिए, स्वराज आना चाहिए। ठीक है, आफ्टर गांधी जीज मार्टरडॉम विनोबा भावे अंडरटुक द पद यात्रा टू स्प्रेड गांधीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री। तो विनोबा भावे गांधी जी के मैसेज को फैलाने के लिए पद यात्रा पे निकल पड़ते हैं पूरे देश में गांधी जी के मैसेज को फैलाने के लिए। Once he was delivering a lecture at Pochampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. तो बच्चों एक बारी विनोबा भावे एक लेक्चर दे रहे होते हैं पोचमपल्ली में, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे विलेजर्स होते हैं जो कि गरीब होते हैं और जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं होती,
और वो लोग ना बोलते हैं कि एक तरीके से विनोबा भावे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमारी जो है कंडीशन इसको देखिए, कुछ हमारी बेटरमेंट के लिए कीजिए, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए कीजिए. सो विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम वेरी इमीडिएटली, but assured them to talk to the government of India regarding the provision of land for them if they undertook cooperative farming. तो यार विनोबा भावे के पास खुद के पास कोई जमीनें थोड़ी थी कि वो ऐसे लोगों में बांट देते. तो उन्होंने ना उस टाइम पे कुछ ऐसे गारंटी नहीं दी, ऐसे नहीं बोला कि हाँ हाँ मैं तुम्हें जमीनें दूंगा, बट उन्होंने बोला कि यार देखो मैं अपनी साइड से ट्राई करूंगा, मैं सरकार से बात करने की कोशिश करूंगा और उस पे बात करूंगा कि तुम लोगों को जमीनें मिल जाए अगर तुम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग करना चाहो, कि अगर सब लोग मिलके एक ही फील्ड पे, बड़े से फील्ड पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं सरकार से. फिर आगे क्या होता है देखिए. सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers and this act was known as भूदान. अब बच्चों क्या होता है कि एकदम से ना श्री राम रेड्डी खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा जो 80 एकड़ की जमीन है वो अब 80 लैंडलेस फार्मर्स में मैं बांटने वाला हूं, मतलब हर किसी को एक एक एकड़ की जमीन दे दूंगा. और उन्होंने भूदान करा. अब आप सोच रहे होंगे यार कितने भले इंसान है ये श्री रामचंद्र रेड्डी, मतलब वाओ. बट देखो ऐसा नहीं था. So later he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages offered to distribute some villages among the landless and it was known as ग्रामदान. फिर इसके बाद बच्चों विनोबा भावे जो हैं बाद में अपने इन आइडियाज को ऑल ओवर इंडिया इंट्रोड्यूस करते हुए जाते हैं और बहुत से जमींदार होते हैं जिनके पास बहुत से गांव होते हैं. ठीक है, गांव के गांव होते हैं और ये लोग जो हैं कुछ कुछ अपने विलेजेस को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खुद आगे बढ़कर आते हैं और ये होता है ग्रामदान, मतलब गांव दान में दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर श्री रामचंद्र रेड्डी ने भूदान करा, जमीन का दान करा. यहाँ पे फिर कुछ जमींदार उठ के आए, उन्होंने अपने पास जो गांव थे उन गांव का दान कर दिया, ग्रामदान कर दिया. क्यों करा है ये सब? Many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of the Land Sealing Act. बच्चों ये लोग को इतने भले नहीं है कि ये जमीनें दिए जा रहे हैं, अपनी गांव के गांव डोनेट कर रहे हैं. दे आर डूइंग दिस बिकॉज इनको डर था कि यार कल को लैंड सीलिंग एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा और हमारे पास जो जमीनें हैं वो हमसे छीन ली जाएंगी. क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ये लिमिट कर दिया जाएगा ना कि आपके पास सिर्फ इतनी ही जमीन रह सकती है, बाकी छीन ली जाएंगी. तो उन्हें लगा कि यार इससे अच्छा कि कल को सरकार हमसे हमारी जमीन छीने तो आज हम इसको डोनेट ही कर देते हैं. एक तरीके से समाज में भी हमारी वाहवाही हो जाएगी और कुछ अच्छा काम भी कर देंगे इसी बहाने. तो उन्होंने इस वजह से डोनेट कर दिया, सेल्फिश थे. भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएट करी थी विनोबा भावे ने और इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि कोई खून खराबा नहीं हुआ था और एक क्रांति आई थी. क्रांति इस सेंस में आई थी कि बहुत सारे जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको जमीनें मिल गई थी इस मूवमेंट के थ्रू. ऑलराइट, सो दिस वाज द होल थिंग और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चे लोग समाप्त. आई होप यू लाइक द चैप्टर, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर मेनली जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग को पढ़ लेना, क्रॉपिंग सीजन्स को पढ़ लेना, साथ ही में जो मेजर क्रॉप्स हैं बच्चों उनके कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स इस उसमें करके कि कौन सा क्लाइमेट चाहिए, किस टाइप का क्रॉप है, कौन सी जगहों पे उगाया जाता है, ऐसे करके लर्न करने की कोशिश कर लीजिएगा. और इंस्टीट्यूशनल और हमारे जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको तो पढ़ ही लीजिएगा. ऑलराइट, सो मैं आपसे लेती हूँ विदा आज की क्लास में. कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है जरूर मुझे बताइएगा इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय. बाय गाइस.